Hello friends, welcome back to my technical studies channel where we discuss the fundamental concepts in easiest way. And today we are going to discuss about a very important topic of thermodynamics, heat energy. हीट क्या होती है? हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा क्या होती है? तो इस वीडियो में हम देखेंगे हीट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक डालते हैं हम। व्हाट इज हीट? हिंदी में इसे बोला जाता है उष्मा। उष्मा क्या होती है? उष्मा एक प्रकार की एनर्जी है या हीट एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। हमने देखा था कि हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। कोई भी दो बिंदुओं के बीच में या दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है या तापमान का अंतर है तो उष्मा का स्थानांतरण ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर होता है या हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो हीट क्या है? एक प्रकार की वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हीट अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। हीट अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो हीट फ्लोज वेयर टेम्परेचर एग्जिस्ट्स। जहां पर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है वहां पर हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट क्या है? फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ। हीट एक प्रकार की फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, या हीट एक प्रकार का तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर तापमान का अंतर है या टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफर ऑलवेज जो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन समझ में आई। हीट के हम अगर सिंबल की बात करें तो इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट का जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो होता है कैपिटल क्यू। अगर इसके सिंबल है इसका कैपिटल क्यू और इसकी जो यूनिट है वो है जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसकी एक और कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट वो है कैलोरी। ठीक है, अब कॉमन यूनिट कैलोरी है। हीट को हम कैलोरी में भी मेजर करते हैं और हीट को हम जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं। इन दोनों के अगर कन्वर्जन फैक्टर की बात करें, कन्वर्जन फैक्टर, तो एक कैलोरी में 4.182 जूल ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हीट होती है। इसे नोट करिएगा। तो हीट का ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स में कहां से होगा? दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो वहां पर हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। या कोई एक सिस्टम है तो वो सिस्टम होगा, उसकी सराउंडिंग होगी, कोई ना कोई उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, या कोई दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ हीट का ट्रांसफर करेंगे। जिसके पास ज्यादा हीट होगी वो अपनी हीट को देगा दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। तो यहां पर एक नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी एनर्जी देता है या हीट देता है दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को तो वो ऑलवेज अपनी हीट क्या करेगा? लूज करेगा। तो यहां पर और हीट गिवन टू द सिस्टम, और हम अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हीट देंगे तो वो इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हीट दी जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, हमेशा उसकी एनर्जी बढ़ती है। और हीट गिवन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी हीट देगा तो वो हमेशा किस में होगी? माइनस में होगी, या उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आई? जैसे गर्मियों आपका एक बॉडी, ये बॉडी के एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो जब आप गर्मियों के दिनों में बाहर निकलते हैं तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा रहता है, और आपका टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, तो आप गर्मियों के दिनों में ज्यादा टेम्परेचर
सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, आपका कम है, तो आप सराउंडिंग से टेम्परेचर को क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, तो आपके अंदर जो हीट है, आपके अंदर जो हीट है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। एक्चुअल में आपको लगता है गर्मियों में थकान हो गई, मतलब आपने हीट खो दी, लेकिन वहां से सराउंडिंग से जो टेम्परेचर आप एक्वायर करते हो उससे हीट एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई हीट एनर्जी के कारण आपको थकान महसूस होती है। सर्दियों में इसका उल्टा होता है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा नोट है, इसको नोट करिएगा कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें ये बात समझनी, हीट गिवन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देंगे तो उसके अंदर एनर्जी की मात्रा बढ़ जाएगी, और किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हम हीट लेंगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अगर बेसिक फॉर्मूले की हम बात करें तो हीट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो होता है Q बराबर mc डेल्टा टी, वेयर Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, m इज इक्वल टू मास ऑफ थर्मोडी सिस्टम, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है उष्मा का, इसको नोट करेंगे हम। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहां पर Q जो है अमाउंट ऑफ हीट है, M जो है मास ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ किसी भी प्रकार का हो सकता है, और जो C है, C नहीं लिखा हमने, C है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी जो है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हो सकता है, दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में हो सकता है। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, हम टॉपिक डालेंगे स्पेसिफिक हीट। जो स्पेसिफिक हीट होती है वो स्पेसिफिक हीट होती है, हर सब्सटेंस की कोई स्पेसिफिक हीट होती है, वो कांस्टेंट होती है, चाहे सब्सटेंस कम क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में। अलग अलग सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट होगी, और वो वही होगी हर कंडीशन में, हर जगह। तो टॉपिक डालेंगे हम स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, इसको हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट उष्मा। तो हम जनरल हीट का जो फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो यहां से अगर स्पेसिफिक हीट C, स्पेसिफिक हीट C को अगर यहां लिखा जाए तो Q अपॉन m डेल्टा टी लिखा जा सकता है। C यहां का यही है, m इसके नीचे आया, डेल्टा टी इसके नीचे आया, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हम स्पेसिफिक हीट की अगर डेफिनेशन निकालें तो स्पेसिफिक हीट Q के इक्वल में कब होगी, जब यहां यूनिट मास होगा 1 होगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। यूनिट मास यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में, तो वहां पर जो उष्मा स्थानांतरण है, जितना उष्मा स्थानांतरण होगा या जितना उष्मा की आवश्यकता होगी उसे Q से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और Q इक्वल टू होगा स्पेसिफिक हीट के। तो स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की वो हीट होती है, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास और उसका यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को वो सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड per unit mass to raise the temperature of 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। जैसे लाइक वाटर की अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक हीट होती है 4.182
जूल, 4.182 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वाटर की क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.182 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.182 जूल उसको उष्मा देंगे तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये उस पानी की स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट समझ में आया हमको कि 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, हमें उष्मा देनी पड़ेगी 4.182 जूल उष्मा देनी पड़ेगी। अब 1 ग्राम की जगह यहां पे आप 1000 ग्राम, 10 किलो, 20 किलो या इसको लीटर में भी हम अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक बड़े लेवल पे भी जब अपने को डिफरेंशिएशन वाली कैलकुलेशन पता लगी कि 1 ग्राम के लिए कितनी उष्मा देनी पड़ेगी तो 1000 लीटर के लिए भी हम मल्टीप्लाई करके इसको उष्मा की मात्रा निकाल सकते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, इस पर्टिकुलर वाटर का, ये पर्टिकुलर केमिकल का, ये पर्टिकुलर गैस का, किसी भी रिएक्टर में एंटर करने वाली गैस का अगर एक टेम्परेचर इस लेवल तक ले जाना है तो वहां कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो वो उनकी स्पेसिफिक हीट से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा इसमें। इसकी डेफिनेशन लिखे और इसके पॉइंट्स को नोट करिए। हटा दे अब इसे। अब यहां पर स्पेसिफिक हीट के बारे में 2 पॉइंट और हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। किन्हीं भी 2 थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और उनके बीच में कुछ एनर्जीज का एक्सचेंजेस हो, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। तो यहां पर निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होगा। अगर किन्हीं 2 थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, इसको हिंदी में बोला जाता है समतापीय प्रक्रम। समतापीय, बड़ा मुश्किल है हिंदी में बोलना यार, समतापीय प्रक्रम। ठीक है, जहां पर तापमान क्या होता है, नियत होता है या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इक्वेशन जानते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है हमारा। चूंकि यहां पर समतापीय प्रक्रम है या आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि T1 का वैल्यू जो है मान लो x है तो T2 का वैल्यू भी क्या होगा, x होगा। ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, तो 10 माइनस 10 डेल्टा T क्या होता है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। तो स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी हमारे पास में, C इज इक्वल टू क्यू एम और यहां 0 रखेंगे तो C आइसोथर्मल। ठीक है, तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में NIT JEE में इस टाइप के, या आप केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री में आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये 2 नंबर के क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि C आइसोथर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबेटिक, इसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, हमने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना ही मास का ट्रांसफर होगा। तो आप फॉर्मूला तो ये जानते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस में 0 होगी, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्रोसेस है जहां पर हीट का भी ट्रांसफर नहीं होता, मास का भी ट्रांसफर नहीं होता। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, C एडियाबेटिक इज इक्वल टू Q की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो M इंटू डेल्टा डी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, स्पेसिफिक हीट एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू
जीरो। तो यहां से हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात पता चली, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में या तो ये आ सकता है, या हमारे ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि स्पेसिफिक हीट वो ऑप्शन दे देगा कहीं कहीं। तो हमें पता लग गया कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से इनफाइनाइट भी हो सकती है और बीच में तो होती है। तो इस पे एक नोट डालेंगे हम यहां पर, नोट स्पेसिफिक हीट कैन बी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट करिएगा। स्पेसिफिक हीट कैन बी 0 टू इनफाइनाइट। आई होप ऊष्मा के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट है। और थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो आगे हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे और फर्स्ट लॉ में इनका यूजेस हैं और ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच, बाय।